हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे, ये वीडियो मैंने अपने खास 10th वाले बच्चों के लिए बनाया है जो बहुत बहुत ट्रॉमा में होते हैं और कंफ्यूजन में होते हैं कि 10th के बाद हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। इसलिए आज हमारे वीडियो का टॉपिक भी है विच स्ट्रीम आफ्टर क्लास 10th, कि क्लास 10th के बाद हम क्या चूज करें। क्लास 10th के बाद आप क्या क्या चूज कर सकते हो, उसके लिए ऑप्शंस आज आपको बताएंगे। ठीक है, क्लास 10th के बाद आपके पास ऑप्शंस बचते हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस जो कि स्ट्रीम्स आपको अवेलेबल होंगे? उसमें से पहला है PCM। P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, M फॉर मैथ्स। PCM। कई स्कूल्स जो होते हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको ऑफर करते हैं। कुछ स्कूल आपको PCB दे देते हैं, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और कुछ सेलेक्टिव स्कूल PCMB भी देते हैं, लेकिन ये बच्चों की काबिलियत देख करके, हाउ मच इंटेलिजेंट द स्टूडेंट्स आर, वेदर दे कैन हैंडल बोथ मैथमेटिक्स और बायो और नॉट। PCMB के बाद बच्चे आपको दिया जाता है कॉमर्स। कॉमर्स कॉमर्स में भी बच्चे आपके पास दो ऑप्शन है। आप विदाउट मैथमेटिक्स ले सकते हो, विदाउट मैथ्स ले सकते हो, और विथ मैथ्स ले सकते हो। ये आपसे जरूर पूछा जाएगा कि आप कॉमर्स लेना चाहते हो, साथ में क्या मैथमेटिक्स रखना चाहते हो, तो आप चूज करोगे। उसके बाद से अब बच्चे बस रह जाता है आपका आर्ट्स। आर्ट्स में हर स्कूल अलग अलग कॉम्बिनेशन अवेलेबल कराती है। आर्ट्स में आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसमें से 2 या 3 का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ता है, लाइक इको, ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, एटसेट्रा। इको में भी बच्चे आपके पास दो ऑप्शन है, विथ मैथ्स एंड विदाउट मैथ्स। अब देखो, अगर आप PCM लेते हो तो पहला हम लोग PCM डिस्कस करते हैं कि PCM अगर आपने चूज किया तो आपको क्या क्या इससे बेनिफिट मिलने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आपने 11th-12th में चूज कर लिया, या आपको इंटरनल के बेसिस पे स्कूल भी ऑफर करती है, या 10th के मार्कशीट पे आपको दिया जाता है, तो PCM में आपके पास सबसे पहला ऑप्शन जो बच्चे चूज करते हैं वो आफ्टर 12th सीधा बीटेक कर सकते हैं, यानी बैचलर इन टेक्नोलॉजी। बैचलर इन टेक्नोलॉजी वो बच्चे बीटेक कर सकते हैं। बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये सबको पता है, जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। वो एग्जाम के लिए आप फॉर्म फिलअप करो। फॉर्म फिलअप करोगे, फिर जैसे आपकी रैंकिंग आएगी, फिर आपका काउंसलिंग होगा। तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप डिसाइड करोगे, या सामने वाला जितना सीट अवेलेबल होगा उसके हिसाब से ऑफर करेगा कि आपको कौन कौन सा इंजीनियरिंग में आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिल सकते हैं। ये बीटेक वही है जो आप सुनते हो ना, इंजीनियर, मेरे अंकल इंजीनियर है, मेरे मामा इंजीनियर है, वही है बीटेक। बीटेक की डिग्री लेने के बाद ही कोई भी इंजीनियर बनता है। बीटेक में आपको कौन कौन से इंजीनियरिंग के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? तो सबसे पहला है नेवल इंजीनियरिंग। ये जो वाइट वाइट से यूनिफॉर्म पहन करके, कैप पहन करके शिप पे देखते हो ना, इंडियन नेवी और वगैरह वगैरह, ये सब, या मर्चेंडाइज भी होते हैं, मर्चेंट नेवी भी होते हैं, जिनका कोई बॉर्डर सिक्योरिटी से कोई काम धाम नहीं होता है, बस वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है ना, गुड्स का सप्लाई करवाते हैं अपने देख रेख में। तो वो इंजीनियर अलग होते हैं, मर्चेंट नेवी कहलाता है। नेवल में एक तो कंट्री का अपना नेशनल होता है, जैसे इंडियन नेवी नेशनल सिक्योरिटी टीम में आप जाते हो, या फिर मर्चेंट नेवी में। ठीक है, अगर आप ये सब करने का शौक रखते हो तो 6-6 महीना आपको पानी में, सिर्फ पानी वाले जहाज पे रहना पड़ सकता है, विदाउट फैमिली, बिल्कुल अकेले। अगर आप इतना कर सकते हो तो फिर ठीक है, नेवल इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हो। नेवल इंजीनियरिंग के बाद है एरोनॉटिकल इंजीनियर। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बच्चे, आपको पता ही लग गया, एरो मतलब एयर से रिलेटेड, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पायलट वगैरह सारी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें आपको 12th के बाद मौका मिलेगा। अगर आपको आसमान में उड़ने का मन है तो पायलट का भी हो सकता है, जॉब मिल सकता है। ग्राउंड का भी आता है, ग्राउंड में मेंटेनेंस करते हैं ना, एरोप्लेन का रखते हैं ये वो, उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है। एरोनॉटिकल के अंदर भी मैकेनिकल करवाए जाते हैं, वो प्लेन के चक्के वगैरह फिट करना, सारा चेकिंग वेकिंग करना। ठीक है,
फिर क्रू मेंबर्स, ये सब सब कुछ इसी में आता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। थर्ड इंजीनियरिंग में आपका आएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो नए नए मॉडल के गाड़ियां निकलती है, ट्रक निकलते हैं, मशीन्स जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ये सब कौन बनाता है? मैकेनिकल इंजीनियर्स बनाते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उनके लिए जो कुछ जिनको मशीनों से बहुत ज़्यादा प्यार है, जिनको लगाव है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। आजकल तो ज़माना ही कंप्यूटर का है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सारे सॉफ्टवेयर बनाने का काम, सारे रख रखाव कंप्यूटर का, बहुत ज़्यादा आजकल कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह, हार्डवेयर इंजीनियर दोनों बन सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर हो गए तो आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के साथ कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट करना, ये सब करना पड़ेगा, छू करके, टच करके। सॉफ्टवेयर में आप प्रोग्रामिंग वगैरह करके, क्लिक वगैरह करके, जो अंदर की चीज़ों को जो आप करते हो ना, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं। तो ये सब ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। उसके बाद से आता है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग जो है बड़े बड़े ब्रिजेस, बिल्डिंग वगैरह ये सब बनाते हैं, बिल्डिंग्स, ठीक है, ब्रिजेस, और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो होते हैं, मॉल्स वगैरह, ये सब सिविल इंजीनियर्स बनाते हैं। इनको पता होता है कि अगर इतना वेट है तो कितने डायमीटर का रॉड हमें यूज करना चाहिए, किस रेशियो में सीमेंट और सैंड को मिक्स करना चाहिए, कितनी थिकनेस रखनी चाहिए ताकि ये भविष्य में जल्दी से ना टूटे। तो ये सब सिविल इंजीनियर्स के काम होते हैं। उसके बाद से है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल वाले जो हैं वो ड्रग्स एंड डाइज वाले में इनकी जॉब लगती है। ड्रग्स मतलब फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जितने भी होते हैं ना, जो दवाइयां बनाती हैं, उनमें भी आपको जॉब मिल सकता है। और डाइज मतलब पेंट वगैरह में, कि अगर मुझे यही रेड चाहिए तो किस किस कॉम्पोजिशन में मिक्स करें कि ये रेड हो। अगर मुझे 1 लीटर रेड बनाना है तो 5 अगर कंपोनेंट को मिलाकर के 1 लीटर रेड का अगर डब्बा बनाना है तो कितना कितना मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये सब होता है केमिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है प्लास्टिक। आजकल तो प्लास्टिक का जमाना है बच्चे, हर चीज ही प्लास्टिक की आ रही है, प्लास्टिक के हर चीज, इवन स्पून वगैरह, हर चीज, पैकेजिंग वगैरह, सब कुछ। तो प्लास्टिक ने कितना हमारे सोसाइटी को कैप्चर कर रखा है आपको पता ही है। तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग भी होती है। अब आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे प्लास्टिक के दो चेयर को कंपेयर करो। एक चेयर बड़ी जल्दी टूट जाती है, एक चेयर नहीं टूटता। दोनों बने तो प्लास्टिक के हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक की थिकनेस, एक का मटेरियल, ये सब पे ध्यान दिया गया, और एक का थिकनेस थोड़ा कम रख दिया गया सस्ता के चक्कर में, क्योंकि कस्टमर इतना ज्यादा पे नहीं कर सकता। तो सस्ता चीज जल्दी टूट जाता है क्योंकि उसकी कॉम्पोजिशन सही नहीं होगी। तो प्लास्टिक में यही देखा जाता है कि अगर मुझे फूड के लिए प्लास्टिक करना है तो उसमें कौन सा यूज किया जाएगा, बैठने के लिए चेयर बनाना है तो कौन सा, डाइनिंग टेबल के लिए कौन सा, प्लास्टिक की थैली बनानी है तो कौन सी, मेडिसिन के लिए करना है तो कौन सा, ये सारा कुछ देखा जाता है। मेडिसिन में भी प्लास्टिक में रखा जाता है ना, तो अगर ये केमिकल है तो ये इस टाइप के प्लास्टिक के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये सारा कुछ उसमें कराया जाता है। उसके बाद से साउंड इंजीनियरिंग। अब आपको ये बहुत सुन करके हैरानी हो रही होगी, साउंड इंजीनियरिंग क्या है? तो ये जितने भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह होते हैं ना, वॉइस के रिकॉर्डिंग, गाने की, या कोई भी स्पीच या कोई भी लेक्चर का रिकॉर्डिंग वगैरह जो होता है, उसमें ये साउंड इंजीनियर्स के काम होते हैं कि वो किसी भी मोटी आवाज़ को थोड़ा सा पतला कर देगा, या पतले आवाज़ में थोड़ा सा और कुछ मिक्स कर देगा, दो आवाज़ को मिक्स करके, ये सब मिक्सिंग वगैरह ये सब करना भी साउंड इंजीनियर के काम होते हैं। आप गाना तो सुनते हो, कोई कोई गाना आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है साउंड इंजीनियर्स की, वो आपको नहीं पता है। उसके बाद से बी आर्किटेक्चर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बी आर्क कहते हैं। बी आर्किटेक्चर जो नए नए डिजाइन के जो होते हैं, बिल्डिंग्स आप देखते हो आजकल, लोगों को शौक है कि अच्छा खासा बिल्डिंग था, लेकिन मॉडल नहीं पसंद आ रहा है, सब फॉरेन से घूम करके आ चुके हैं, कनाडा से, यूरोप से। अब उन्हें अपने इंडिया में, दिल्ली में बिल्डिंग नहीं पसंद आ रही। वो क्या करेंगे, पैसा की कमी तो है नहीं उनके पास, वो तोड़ेंगे और किसी अच्छे से आर्किटेक्चर डिजाइनर के पास जाएंगे और बोलेंगे भाई देखो मेरे पास सिर्फ 160 गज का प्लॉट है, उस पर एक सुंदर सा बिल्डिंग बना दो। तो वो सामने वाले फेस को इतना अट्रैक्टिव और इतना सुंदर बनाएगा। तो यही काम होता है बी आर्किटेक्चर वालों का, कि कोई भी स्ट्रक्चर को वो काफी खूबसूरत और डिजाइन वाले बना देते हैं, जैसा आपको चाहिए होता है। तो बी आर्किटेक्चर। तो इतने सारे ऑप्शंस बच्चे आपको मिलेंगे किसमें, बीटेक में, पीसीएम लेने पे, ठीक है। पीसीएम के बाद से आपको मिलता है पीसीबी। पीसीबी में तो सबको पता है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, डॉक्टर बन जाना, मेडिकल, जिसमें आप डॉक्टर बन सकते हो। डॉक्टर नहीं बने तो नर्सेज वगैरह ये सब बन सकते हो। उसके बाद से फिर बी फार्मा अगर आपने कर लिया,
बी फार्मा भी एक डिग्री होती है, अगर वो आपने कर लिया तो आप अपना खुद का दुकान, मेडिकल मेडिकल स्टोर खोल करके बैठ सकते हो, या फिर उसका चेन भी खोल सकते हो। आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, मैं मेडिकल स्टोर खोलूंगा और वही काम करूंगा, तो भाई उसके लिए भी डिग्री की जरूरत होती है, नहीं तो आपका सारा लाइसेंस क्या हो जाएगा, सील हो जाएगा, आपको लाइसेंस मिलेगा ही नहीं। कोई भी आदमी मेडिकल स्टोर खोल के नहीं बैठ सकता, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। तो बी फार्मा हो गया। आप किसी मेडिकल मतलब दवाई की दुकान में या दवाई की कंपनीज में भी काम कर सकते हो, साइंटिस्ट वगैरह में भी जा सकते हो, रिसर्च वगैरह में। बी फार्मा हो गया। देन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जो है ये करके आपको ये सब की जॉब मिलती है। जो भी लैब में नहीं होते, लैब में जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जो चेक करते हैं कि कोरोना वायरस है या नहीं, कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, हेपेटाइटिस बी है या नहीं, इतना आरबीसी, इतना डब्ल्यूबीसी, वो सब का आप काम कर सकते हो। तो माइक्रोबायोलॉजी करके भी आपको छोटे मोटे जॉब मिल सकते हैं। नहीं तो आप अपना लैब का चेन भी खोल सकते हो, जैसे लाल पाथ लैब खुला हुआ है वैसे आप अपना खोल लो। ठीक है। उसके बाद से एमआर भी बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब दवाई की कंपनी ने बहुत सारे दवाई बना करके रखे हुए हैं, लेकिन वो कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे? तो जब कोई डॉक्टर इसको रेकमेंड करेगा कि आप इस कंपनी की ये दवाई खाओ, तभी तो जाएगा ना। तो दवाई की कंपनी और डॉक्टर के बीच का लिंक का काम करते हैं मार्केटिंग वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो इनका मार्केटिंग का जॉब होता है। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपने तरीके तरीके के प्रोजेक्ट को लेकर के, जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं कि आप ये सब दवाइयों को आगे प्रोजेक्ट करो। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ टूल्स एंड मशीन्स। मेंटेनेंस ऑफ टूल्स एंड मशीन्स, एक एक अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है ना वो 2-2 3-3 करोड़ के भी आते हैं, 5 करोड़ के भी आते हैं। ऐसे ऐसे एक्सरे मशीन्स हैं, ऐसे ऐसे टूल्स हैं मेडिकल के दुनिया में, मेडिकल साइंस में। उन सारे इतने हेवी हेवी मशीन्स को भी मेंटेनेंस के लिए किसी ना किसी की जरूरत होती है ना, तो उसके लिए भी आपको मेंटेनेंस ऑफ टूल्स एंड मशीन्स की एक डिग्री होती है। अगर वो आपने ले लिया तो आपको सारे टूल्स का रख रखाव आ जाएगा, तो कोई भी अगर दिक्कत होगी तो आप उसको ठीक कर सकते हो, या फिर आप अपना भी टेस्टिंग लैब खोल सकते हो जहां पर आप हेवी हेवी मशीन्स मंगा करके और फिर उनका काम कर सकते हो। आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। तो मेंटेनेंस ऑफ टूल्स एंड मशीन्स, ये सब हो गया यहाँ पर। उसके बाद से थर्ड है पीसीएमबी। तो बच्चे पीसीएमबी में कुछ नहीं होता, बस आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है 2 इयर्स का। मतलब जो डिसीजन आप 10th के बाद नहीं ले पा रहे हो कि 11th में मुझे क्या चूज करना चाहिए, चलो भाई 2 साल और मिल गया, 12th के बाद आप चूज कर लो। क्योंकि पीसीएमबी के साथ पूरी जिंदगी तो नहीं काटी जा सकती ना, फिर तो किसी ना किसी रास्ते से जाना है। तो पीसीएमबी के बाद फिर वही ऑप्शंस खुलेंगे जो मैंने पीसीएम और पीसीबी में डिस्कस किए हैं। ठीक है। उसके बाद से है कॉमर्स। कॉमर्स हालांकि मेरा सेक्शन नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बहुत कॉमर्स के बारे में आपको बता देंगे, और ज़्यादा डिटेल में आपको हमारे ही राइट वे के प्रवीण सर हैं, वो अपना वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ आपको कॉमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कॉमर्स से आप क्या क्या कर सकते हो। कॉमर्स में एक होता है विदाउट मैथमेटिक्स, विदाउट मैथ्स, और एक होता है विथ मैथ्स। विदाउट मैथ्स में आगे चल करके 12th के बाद आपको बीकॉम प्रोग्राम मिलेगा, लेकिन उसमें भी मैथ्स होगा ही होगा। एक पेपर इजी सा होता है, करना होता है। तो ये मत सोचो कि अगर मैंने कॉमर्स विदाउट मैथ्स कर लिया है तो मेरा काम आगे चल जाएगा, फिर आपको आगे स्ट्रगल करना ही है। तो कॉमर्स में मेरे हिसाब से तो बच्चे आपको मैथ्स लेकर के ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि 11th-12th का मैथ्स उतना टफ नहीं है, निकल जाता है 2 साल में। ठीक है। थोड़े कम नंबर भी आते हैं, आपको मैथ्स में डर लगता है, फिर भी अगर थोड़े कम नंबर आते हैं आप उसके साथ एडजस्ट कर जाओ, लेकिन मैथ्स जरूर लो, नहीं तो आगे चल करके आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो बीकॉम प्रोग्राम हो गया मैथ्स में। फिर आपको बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलेगा, ये हम आपको पहले ही बता दें, बीकॉम ऑनर्स की डिग्री आप नहीं ले पाओगे। और विथ मैथ्स में आपको बीकॉम प्रोग्राम भी मिल सकता है और बीकॉम ऑनर्स भी मिल सकता है, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। बीकॉम ऑनर्स का कोर्स थोड़ा सा टफ होता है, बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स थोड़ा सा इजी होता है। फिर दोनों के ही बाद आप सीएस, सीए और सीएमए एग्जीक्यूटिव्स बन सकते हो। इधर भी सीएस, सीए, सीएमए, इन सब की पढ़ाई होती है। सीए में 3-4 साल लग जाते हैं, सीएस में भी 3-4 साल लग जाते हैं, इन सब में 4-5 साल और लग जाते हैं। ठीक है। पेपर क्लियर करते करते इन सब में। सीएस और सीए और सीएमए का काम क्या है? तो ये किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को ऑर्गेनाइज करते हैं, टैक्स में छूट दिलवाते हैं, अलग अलग तरीके का गवर्नमेंट के नज़र में ये पेश करते हैं अपना डॉक्यूमेंट, प्रॉफिट आपका बचाते हैं।
और साथ ही साथ आपके लीगल मैटर्स को भी यही सॉल्व करते हैं। किसी भी कंपनी के साथ कोई भी लीगल इश्यूज होता है ना, तो कंपनी सेक्रेटरी CS, कंपनी सेक्रेटरी ही उसको क्या करता है, रिजॉल्व करता है। अब कंपनी के मालिक बार बार तो नहीं जाएंगे ना कोर्ट हर केस को रिजॉल्व करवाने, तो कंपनी सेक्रेटरी ही जाते हैं। इन्हीं का काम होता है सारे लीगल मैटर्स को देख रेख करना। तो ये सब आप कर सकते हो। MBA भी एक बेटर ऑप्शन है। इसके बाद आप MBA भी कर सकते हो, यहाँ भी MBA कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में, कॉमर्स फिर MBA, कॉमर्स विथ MBA। ये आप किसी किसी कंपनी में जाकर के आप इंटरव्यू दो, धक्के खाओ, स्ट्रगल करो, फिर धीरे धीरे अगर आप में काबिलियत होगी तो आप जरूर किसी न किसी ऊंचाई तक पहुंचोगे और कॉर्पोरेट ऑफिस में भी आपको अच्छी सी पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद से है आर्ट्स। आर्ट्स आर्ट्स में बच्चे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक साइकोलॉजी, आपको जो जो पसंद हो, ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी, उसके बाद से हिस्ट्री, पॉल साइंस, बहुत कुछ है। पॉल साइंस, फिर इको। ठीक है, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, जियो, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इन सब में फिर आप आगे चल करके ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हो। बैचलर इन साइकोलॉजी, बैचलर की डिग्री ले सकते हो, बैचलर की डिग्री ले सकते हो, बैचलर और मास्टर्स की डिग्री ले सकते हो, बैचलर मास्टर्स, बैचलर मास्टर्स। और बैचलर के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स लाइक सिविल एग्जाम, इन सब के क्रैक करने के लिए आर्ट्स बेटर ऑप्शन होता है। सिविल एग्जाम, SSC वगैरह वगैरह, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं स्टेट लेवल के जितने भी होते हैं, ये सब भी। इको में बच्चे आपके पास दो ऑप्शंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप विथ मैथ्स एंड विदाउट मैथ्स। इको में हम जरूर आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आगे चल के बच्चों का मन करता है कि मैं इको ऑनर्स करूं, तो वो यहीं पे धोखा खा जाते हैं। DU जो है ना, विथ मैथ्स वाले को ही इको ऑनर्स करने की डिग्री दी जाती है, विदाउट मैथ्स वाले को इको ऑनर्स में एडमिशन नहीं मिलता, तब उनके पास BA प्रोग्राम की डिग्री मिलती है। और BA प्रोग्राम को थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड का माना जाता है इन कंपैरिजन टू इको ऑनर्स। इको ऑनर्स करके आप बाद में बच्चे MA इको कर सकते हो और बाहर बाहर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में भी जा सकते हो, फॉरेन में काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब मिलती है कंपनीज में। BA प्रोग्राम करके भी आप MA इको कर सकते हो, लेकिन आपको ना एंट्रेंस देना पड़ेगा, और एंट्रेंस आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। यहाँ एंट्रेंस आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि आप वही सारी चीज़ें पढ़े रहोगे जो MA इको में आपको हेल्प करेगा। एंट्रेंस ईजी हो जाएगा। तो आप देख लो कि अगर आप आगे चल करके इको ऑनर्स करना चाहते हो तो आप इकोनॉमिक्स के साथ मैथ्स ऑप्शन जरूर लेना। नहीं, आप सिंपल ये BA प्रोग्राम की डिग्री से भी सेटिस्फाइड हो तो विदाउट मैथ्स भी आप इको ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस थे सब्जेक्ट चूज करने के लिए। तो आप देख लो कि आप अगर ये सब्जेक्ट में से कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, क्योंकि आगे मैंने आपको कैरियर ऑप्शंस भी थोड़ा थोड़ा बता दिया है, तो जिनको जिनमें इंटरेस्ट है आप वो सब ले सकते हो। एक और वीडियो है, अब ये तो सिर्फ था कि आप सब्जेक्ट कौन सा चूज करोगे। आप एक और वीडियो हमारा देख सकते हो, विच कैरियर ऑप्शंस। कैरियर ऑप्शंस में आपको बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस मिलेंगे और उसके लिए कब से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, ये सब कुछ वहां बताया जाएगा। तो आप वो भी हमारा वीडियो देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको शेयर किया जा चुका होगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है बच्चे, तो बच्चे 10th के बाद ही आप अपने फ्यूचर को देखो और उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज करो कि कौन सा स्ट्रीम आपको चाहिए। स्कूल के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, जो स्कूल आपको ऑफर करती है वही स्ट्रीम चूज करो। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट आपका नहीं छूटना चाहिए। कोई बात नहीं, आप उस स्कूल में बचपन से पढ़े हो, लेकिन कभी ना कभी तो छोड़ना ही है। अगर दूसरे स्कूल में आपको अपना मनचाहा स्ट्रीम मिल रहा है तो आप उसमें भी शिफ्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्ट्रीम आपको दिया जाता है और कैसे स्ट्रीम आप चूज करते हो कि मुझे आगे चल के क्या करना है उसके बेसिस पे। तो अब आप देख लो कि आपको कौन कौन से करने हैं। ठीक है, और एक बात और कि आप MBA किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स के बाद कर सकते हो, किसी भी चीज के बाद MBA कर सकते हो। इवन डॉक्टर इंजीनियर्स भी MBA करते हैं। MBA आप कभी भी कर सकते हो, और गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम आप किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री के बाद दे सकते हो। ग्रेजुएशन डिग्री मतलब आफ्टर 12th जो 3 साल की डिग्री होती है, कोई भी इंसान गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होता है। तो आप अपने दिमाग में ये शक मत पालो कि अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर बन गया तो फिर मैं सिविल नहीं दे पाऊंगा। आप तब भी सिविल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो आई होप आप मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, विच कैरियर ऑप्शंस। अभी तक के लिए बस इतना ही।